आज के हम इस क्लास में साउथ कोरिया में जो हाल में घटित घटनाएं हैं उस पर चर्चा करेंगे और उसमें उन पहलुओं को देखेंगे जो कि हमारे यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 3 दिसंबर 2024 की रात 11 बजे वहां के राष्ट्रपति यून सक यूल ने टीवी पर आकर देश में मार्शल लॉ लागू करने की घोषणा कर दी। जो देश अपने के पॉप्स, के ड्रामास और लजीज व्यंजनों से पूरे दुनिया को आकर्षित करता था, वहां पर अचानक से मार्शल लॉ लागू किया जाना सबको आश्चर्य में डाल दिया। वहां की जनता ने इसका भारी विरोध किया, सड़कों पर आ गई और प्रदर्शन शुरू हो गए। वहां के विपक्षी पार्टियों ने इसका पुरजोर विरोध किया और खुद उनकी पार्टी ने भी इसका काफी विरोध किया। जो भी संसद के सदस्य थे, खासकर विपक्ष के, वो संसद में प्रवेश कर गए। हालांकि बाहर में सुरक्षा का घेरा काफी कड़ा रखा गया था, फिर भी सबको तोड़ते हुए वो सदन में प्रवेश किए। कुछ ने दीवारें फांद कर प्रवेश की और 190 सदस्यों ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें राष्ट्रपति से जो मार्शल लॉ लागू किया गया था उसको अविलंब समाप्त करने की मांग की गई थी। राष्ट्रपति ने भी स्थिति को गंभीरता को समझा, वहां के विरोध की तीव्रता को समझा और उन्होंने सुबह 5 बजे करीब आकर टीवी पर मार्शल लॉ वापस करने की घोषणा कर। अंत सुखद रहा, मार्शल लॉ वापस हो गया। 6 घंटे का मार्शल लॉ पूरे दुनिया को चौंका दिया, लेकिन इसी के साथ साउथ कोरिया की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक मौका दे दिया। आप देख सकते हैं कि ये साउथ कोरिया और ये नॉर्थ कोरिया, अब ये साउथ कोरिया और ये नॉर्थ कोरिया, इसके वेस्ट में चाइना है, नॉर्थ में रशिया है और आप देख रहे हैं कि साउथ ईस्ट में यहाँ पर जापान है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जो देश है, शुरू में ये एम्पायर ऑफ कोरिया थे और आप देख सकते हैं कि ये जो एम्पायर ऑफ कोरिया जो थे, ये शुरू में ये जो एम्पायर ऑफ कोरिया थे, ये 1897 तक ये अलग अलग साम्राज्यों में थे। 1897 से ये एक एम्पायर ऑफ कोरिया बने और 1910 तक करीब करीब ये रहे और ये तब तक रहे जब तक कि 1910 में जापान द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया। जापान द्वारा जो 1910 में कब्जा किया गया वो करीब करीब तब तक रहा जब तक कि द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ, जापान की हार हुई, जापान ने सरेंडर किया और इसके बाद से ये जो कोरिया जो था उसको अलग कर दिया गया। लेकिन हम यहाँ पर अगर इसके मैप को देखें तो मैप में हम पाते हैं कि जो नॉर्थ में है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नॉर्थ में जो रसिया है, तो ये वाला जो इलाका जो कोरिया का था ये रसिया के प्रभाव में ज्यादा था और ये वाला जो था ये यूएसए के प्रभाव में ज्यादा था। तो दोनों ये जो क्षेत्र थे आपस में, इसके विचार जो है, जो प्रभाव था वो मेल नहीं खा रहे थे। तो दोनों देशों के बीच में एक तनाव बढ़ा, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में या जो भी इंडिपेंडेंट जो कंट्रीज होते हैं जिसमें 2 नेशंस थ्योरी, 3 नेशंस थ्योरी, इस तरह की जो बातें लगती हैं, तो ये देश भी उसी का शिकार हुआ। और ये साउथ कोरिया का जन्म जो है, या कहिए कि साउथ कोरिया 15 अगस्त 1948 को अस्तित्व में आया, ये जो साउथ कोरिया है, और नॉर्थ कोरिया जो है ये 9 सितंबर 1948 को आया। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है ये जो बॉर्डर जो तय किया गया वो उसका नाम दिया गया 38 पैरेलल या 38th पैरेलल, तो ये इसके बॉर्डर का नाम है। ठीक है, अब दोनों के बीच में 1950 में काफी बड़ी युद्ध जो है एक शुरू हुई। हालांकि ये युद्ध जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में तो था ही, साथ में ये रसिया और यूएसए के बीच में भी था। हालांकि 1953 में युद्ध रुका, लेकिन युद्ध समाप्त नहीं हुआ, कोई शांति समझौता नहीं हुआ और इस तरह से जो है अभी भी ये दोनों देश युद्ध में हैं। भले शस्त्रों से युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन नीतियां, बात, अविश्वास और वक्तव्यों के माध्यम से एक युद्ध की स्थिति आज भी बनी हुई है। और ये पूरा जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, ये एक ही साथ थे, एक ही बार जन्म हुआ, लेकिन दोनों के डेवलपमेंट में काफी अंतर रहा। बहुत जल्द ही साउथ कोरिया जो है डेवलपमेंट यानी कि विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा और ये एशिया के 4 इकोनॉमिक टाइगर्स में गिना जाने लगा। 4 इकोनॉमिक टाइगर्स में हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया और ताइवान,
ये सारे थे, जिसमें कि साउथ कोरिया भी महत्वपूर्ण था। तो ऐसे देश में इस तरह की जो घटना हुई तो सभी लोग चौंक गए। हमको ये समझना होगा कि आखिर कारण क्या था इसके। यहाँ मार्शल लॉ लागू होने के कारण क्या थे। तो मार्शल लॉ लागू होने के कई कारण थे। एक तो कारण जो था वो ये था कि जो राष्ट्रपति यून सक योल थे, वो मार्च 2022 में अपना चुनाव उन्होंने जीता था। हालांकि वो जो मार्च 2022 में जो चुनाव जीते थे, वो उसका अंतर केवल 0.15% था। तो ये पूरा चीज पूरे देश में संदेह के घेरे से देखा जाता रहा कि ये फेयर इलेक्शन नहीं था। हालांकि वो राष्ट्रपति ये बने, पद की शपथ ली, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो डाउन हुई। उसके बाद से वहाँ के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने के लिए, और जो देश के जो यूथ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एमबीबीएस एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए और सीट्स बढ़ाने की मांग की जाने लगी। और ये जो आंदोलन है ये काफी लंबा चला। तो पूरा जो हेल्थ सिस्टम था वो पूरा जो है खराब हो गया, और लोगों पर इसका भारी बुरा असर पड़ा। उसके बाद उनकी वाइफ ने उनकी वाइफ पर करप्शन के कई चार्जेस लगे। एक चार्ज लगा कि 2 लाख ये रुपया का एक डियोर बैग, एक डियोर कंपनी है उसका पर्स उन्होंने गिफ्ट में लिया। और ये लेते हुए और ये सारी चीजें, ये जो सारी घटना है वो कैमरे में कैद हो गई, पूरे देश में वायरल हो गया। और इस पर इनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म हो गई। और इस पर बात तब आगे बढ़ी जबकि जब इस पर जांच बैठने लगी तो जांच में राष्ट्रपति ने उस जांच को वीटो कर दिया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस बार का बजट इन्होंने पेश किया वो 40 लाख करोड़ का था। हालांकि 40 लाख करोड़ का बजट में जो जो जनता की जो मांगे थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, और इस कारण से असंतोष बढ़ा था। इसके अलावा अभी नेशनल असेंबली का, संसद का चुनाव वहां पर हुआ, और उसमें राष्ट्रपति की जो पार्टी थी पीपीपी, वो उसको 160, और डेमोक्रेटिक पार्टी जो विपक्ष की पार्टी थी उसको 175 सीट जो है ये मिला। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 175 सीट मिला। तो राष्ट्र, चूंकि ये प्रेसिडेंट का इंडिविजुअल जो एक पर्सनल लेवल पे होता है वो जीत गए थे, लेकिन संसद में इनकी बहुमत खत्म हो गई थी, ये 108 पे सिमट गए थे। तो इनके तरफ से, राष्ट्रपति के तरफ से इनसिक्योरिटी की भावना थी, और लोगों में राष्ट्रपति के प्रति अविश्वास की भावना था, और ये बार बार गलती कर रहे थे और अपनी क्रेडिबिलिटी को और नीचे की ओर ले जा रहे थे। इसी के साथ जो अपोजिशन लीडर थे उन पर एक केस चल रहा था। उस मामले में कोर्ट ने इनको बरी कर दिया। तो अब ये निर्दोष है कि जनता के बीच में इनकी साख और बढ़ गई, और इन्होंने और नए उत्साह के साथ ये फिर शुरू हुए अपना, इन्होंने अपनी गतिविधियां शुरू की। तो ये पूरा जो है कारण, ये सारे कारण जो है, सारे फैक्टर्स जो थे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। यानी कि राष्ट्रपति को अपनी साख गिरती हुई नजर आ रही थी, जनता को राष्ट्रपति पर से विश्वास कम होता जा रहा था, और राष्ट्रपति जो है अंत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने मार्शल लॉ का ये प्रयोग किया। और जब भी कोई शासक ऐसा करता है तो वो बाकी लोगों पर देशद्रोह, या खासकर अपने विरोधियों पर देशद्रोह या दुश्मन से मिले होने की बात करने लगता है। यहाँ पर दुश्मन के नाम पर इन्होंने नॉर्थ कोरिया को लाया और कहा कि ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ये लेफ्ट ओरिएंटेड है, और ये नॉर्थ कोरिया और एशिया से मिली हुई है। तो इस तरह की बात कर करके, या नेशनलिज्म की बात को करके, वो अपने को इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, और एक लास्ट में उन्होंने मार्शल लॉ को अपनाया जो कि विफल रहा, और 6 घंटे के मार्शल लॉ के बाद मार्शल लॉ को वापस करना पड़ा। तो इसमें हमारे लिए कई प्रकार के क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक तो ये मार्शल लॉ लागू किया जाना, डेट, राष्ट्रपति का नाम, ये सब पीटी के व्यू से आएंगे। पीटी के व्यू से इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, मेंस के लिए इसमें बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनता है। और इसमें मार्शल लॉ लागू करने की पूरी घटना का वर्णन करने को दिया जा सकता है। जो बीपीएससी का जो जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का जो सेकंड सेक्शन है, उसमें आपको
ये क्वेश्चन आ सकता है। वहां मार्शल लॉ लागू करने के कारण और उसके निवारण, मतलब कि क्या स्थितियां, मतलब क्या किया जाना चाहिए और क्यों ऐसी परिस्थिति हुई, ये सारे पर ये सवाल पूछा जा सकता है। तो इस पर हम लोग अपना ध्यान बनाए रखेंगे जब मेंस का परीक्षा आएगा। पीटी के लिए इसमें आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति का नाम, डेट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ, ये सारा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू।